जय हिंद भाइयों, दोस्तों, प्यारे मित्रों, अभिभावकों और हमारे हमसे जो भी बड़े हैं उनका भी हार्डली वेलकम है दिल से। तो आज सबसे पहले तो हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग हमारी अभी इस जो जर्नी है हमारी इस यूट्यूब की, उसमें काफ़ी अच्छा सहयोग हमारे साथ बनाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जो लोग भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई साहब हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सब इसी तरह अपना प्यार और प्रेम बनाए रखें और अपन कोशिश जारी है और उम्मीद करते हैं एक दिन अच्छा रिजल्ट आएगा इसका जो हो रहा है। तो देखिए, हम बीएससी बैकग्राउंड, मैथ बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं। हालांकि हमारा ये सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये है नहीं, ठीक है। तो आप लोग उतना मतलब इश्यू मत बनाइएगा इससे, बस समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आई एम ओनली ट्राइंग टू नो आवर कंट्री। ओके, तो देन इन पास्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट हम लोग डिस्कस किया था किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। अब उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। किसके? तुगलक वंश के बारे में। तो ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, शुरू करते हैं वीडियो। फिर वो रटी रटाई बात है भाई साहब, कब मुंह से निकल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और यहीं क्लास में सीखिए। देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज। इतना मतलब सही तरीके से हमारे गुरुजी, खान गुरुजी मतलब बताते हैं कि भाई साहब अगर बच्चा क्लास में ना है तब वो फेल हो जाए तो ये आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती नहीं है। लेकिन अगर बच्चा क्लास में आया और तब फेल हो गया तो ये पूरा की पूरा टीचर की गलती है। तो अब उस अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं, हमने आपको पहले बताया हम टीचर हैं नहीं, आई एम ओनली मतलब आप लोगों के साथ बस चल रही है जर्नी। तो उम्मीद करते हैं उस डिफिनीशन पे थोड़ा खरा उतरने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और चलते हैं। तो हम लोग खिलजी वंश पढ़े थे, आज उसके बाद तुगलक वंश पढ़ेंगे। देखिए भाई, देखो इस इतिहास क्या है। देखो, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस ये सब नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मतलब किसी का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। मतलब आप अपने सोसाइटी में, आप अपने समाज में किस तरह अपने को मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह अपने को, किस तरह लोगों से आप सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। पता चला आपने फिजिक्स में बहुत आपको आता है, मैथ आपको आती है, हिस्ट्री आपको आती है, बट आपको समाज में बोलने का तरीका ही नहीं पता है। जहाँ चार लोग गए अब अपनी ही दुनिया में मस्त हो, तो दैट्स नॉट अ गुड। ये जो है शिक्षा का हमारा उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य भाई आप सर्वांगीण विकास, कि आप अपने सब्जेक्ट में जितना तेज हैं उतना आप समाज में भी, समाज के कार्य में भी अपना योगदान दीजिए। ये सब जो है शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये शिक्षा लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट अ क्वांटिटी एजुकेशन। क्वांटिटी एजुकेशन मतलब क्या है? 8 लोग डिग्रियाँ लेकर बस बीएससी करिए, एमएससी करिए, फिर एमकॉम बीकॉम पता नहीं क्या करके फिर काम खोज रहे हैं। बताओ, एमकॉम बीकॉम करके फिर काम तो इसलिए क्वांटिटी एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। कि भाई साहब हमने एक ही लाइन पढ़ी है, हमको सिर्फ पहाड़ा ही याद है। मान लो सपोज करो हमको पहाड़ा याद है, लेकिन जब हम उस पहाड़े को बोलेंगे, जब हम उस टेबल को किसी के सामने बोलेंगे या प्रस्तुत करेंगे, तो वो लगेगा कि भाई साहब इसने तो पहाड़े में पीएचडी कर रखी है। हमको कुछ नहीं मैथ में आता, हमको सिर्फ पहाड़ा ही तैयार है। लेकिन वो पहाड़े का जो क्वालिटी होनी चाहिए वो लगनी चाहिए भाई साहब बंदे को कुछ तैयार है, वो है पहाड़ा तैयार है, वो टेबल तैयार है, वो भी इस वे में तैयार है कि हाँ वो आपके फैन हो जाएगा। भाई साहब आप बस बोले भाई साहब कुछ मत सुनाओ यार, तुम सिर्फ टेबल सुनाओ, सिर्फ टेबल सुनाओ बस। तो ये है क्या है? ये क्वालिटी एजुकेशन है। क्वांटिटी पे फोकस मत करो मेरे भाई, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वांटिटी एजुकेशन इन आवर टर्न। जो ये 21वीं सदी है आपकी चल रही है, इसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वांटिटी एजुकेशन, ओनली यू विल फोकस्ड ऑन क्वांटिटी एजुकेशन, सॉरी क्वालिटी एजुकेशन। बिकॉज इफ़ यू हैव अ क्वांटिटी एजुकेशन देन यू सर्चिंग जॉब। If you have quality education, then you become the owner. You become the owner.
and when you are honor you create lot of opportunity for job for those peoples around you which is not it's not good for our country। तो देखिए क्या होता है ना कि ये जो डिग्रियाँ लेके सब लोग ऐसे घूमते टहलते हैं फिर वो जॉब करते हैं। तो भाई मालिक बनिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भाई साहब मालिक बनिए, नहीं सॉरी किसी ने कहा है, हम डेडिकेटेड नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को, बट किसी ने कहा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाया जाए, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाया जाए। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है इससे मालिक बनोगे आप, मालिक बनोगे। और जो क्वांटिटी एजुकेशन लिए बैठे हो क्वांटिटी वाला वो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अपन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले हमने गुलाम वंश देखा, दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग चल रहे हैं। गुलाम वंश देखा, लोधी वंश देखा, सॉरी खिलजी वंश देखा। अब हम लोग तुगलक वंश पे जा रहे हैं। कहाँ? तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा है वंश भैया, तुगलक वंश। तुगलक वंश कौन सा है? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। अब गुलाम वंश के सबसे अंतिम राजा जो थे, सॉरी खिलजी वंश के, खिलजी के बाद ही आया है ना, तो खिलजी वंश के जो सबसे अंतिम राजा थे वो कौन थे? वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी थे। वो कि बहुत अयोग्य शासक थे, बहुत आपने उनके बारे में बहुत ही मतलब दूसरे टाइप के थे। फिर उनकी अयोग्यता को देखते हुए उनके जो वजीर थे खुसरो, उनको टपका दिया। फिर खुसरो को गाजी मलिक ने मार दिया, गाजी मलिक ने। अब शुरुआत होती है कहानी कहाँ से? गाजी मलिक से। गाजी मलिक से इस वंश की शुरुआत होती है। इस वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? गाजी मलिक से, तुगलक वंश। ये कितने से कितने तक रहा है? 1320 से लेकर 1414 तक रहा, 1414 तक। देखिए तुगलक वंश सबसे ज़्यादा राज किया है दिल्ली सल्तनत में। तुगलक वंश जो है सबसे ज़्यादा राज किया है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब भैया गाजी मलिक, ये गाजी मलिक कौन थे? गाजी मलिक जो थे वो कुतुबुद्दीन खिलजी के क्या थे? वो थे, अरे ये गाजी मलिक जो थे सेनापति थे। किसके शासनकाल में? हमने बताया था जब ये थे अलाउद्दीन खिलजी साहब थे। अलाउद्दीन खिलजी जब थे तो उनके 4 सेनापति थे। कौन कौन थे? पहला नुसरत खान थे, दूसरा उलूग खान थे, तीसरा कौन था? मलिक काफूर थे, और चौथा जाफ़र खान थे। तो उनमें से जब लड़ाइयाँ हो रही थी कौन? मंगोलों के आक्रमण में। तो हमने बताया थे कि भाई साहब कुतुलुक खान जब मंगोल की तरफ से आक्रमण कर रहे थे तो उसमें जाफ़र खान साहब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद के जो तारगी वाला था और उसके बाद के जो आक्रमण हुए थे उसमें कौन देख रहा था? गाजी मलिक थे और मलिक काफूर थे। गाजी मलिक और मलिक काफूर ही कौन से थे? सेनापति थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी की ये नेतृत्व कर रहे थे। किनका? मंगोलों के जो एंटी में थे, मतलब ये खिलजी वंश की तरफ से थे। ठीक है, सेनापति। तो इनका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो मलिक गाजी मलिक गयासुद्दीन जब इस वंश की 1320 से शुरुआत होती है तो 1320 में ये राजा बन जाएंगे। 1320 में बेचारे 1326 तक राज किए थे, 25 तक शायद था, 25 तक, 1320 से 1325 तक। अब देखिए हुआ क्या कि गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ये कौन थे? गुलाम वंश के, सॉरी तुगलक वंश के संस्थापक। तो क्वेश्चन बन सकता है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? मलिक गाजी मलिक के नाम से जाना जाता। 1320 से लेकर 1325 तक, 1320 से लेकर 1325 तक इनका शासनकाल रहा। अब इन्होंने अपने शासनकाल में किया क्या? शासनकाल में क्या किया देखते हैं उसके बारे में। ये जो राजा थे ये क्या थे? थोड़ा शांत राजा थे। क्या थे? शांत राजा थे, थोड़ा उदारवादी किस्म के राजा थे।
तो सबको मिला जुला के ले दे के मतलब चलते थे। पहली विशेषता। दूसरी क्या थी कि इन्होंने जो कृषि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ये रिलेटेड किससे थे, अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो ज़मीन इल्तुतमिश ने जो ज़मीन दी थी, नगद पैसे की वजह से जो ज़मीन दी थी उनको इन्होंने वापस ले लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई साहब आप ज़मीन दे दो, नगद वेतन चालू करेंगे हम। अब नगद वेतन चालू करेंगे, ज़मीन ले लिए। अब इन्होंने क्या किया, गाजी मलिक ने जो अमीरों की जो ज़मीनें वापस ली गई थी उन्हें फिर से वापस दे दिया। तो मतलब जो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन को जो वापस लिया गया था उनको किसको दे दिया? अमीरों को, जिनसे वापस ली गई थी। ठीक है, जिनसे जो इक़्तिदार थे उनको वापस दे दी गई ये ज़मीनें। अब भाई साहब जब ज़मीन दे गई तो खेती का कंसेप्ट आएगा। अब खेती के लिए इन्होंने क्या किया, कृषि कार्य के लिए बहुत नहरें बनवाई। क्या बनवाई? नहरें, नहरों का निर्माण, नहरों का, कुओं का, कुआं ऐसे हो गया, इनका सबका क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गाजी मलिक, यानी मोहम्मद नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक में मार दीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। कौन कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण, अब नहरों का जाल किसने फैलाया था? दिल्ली सल्तनत काल में नहरों का जाल किसने फैलाया था? तो भाई साहब इन्होंने सिर्फ नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन जो फिरोज़ शाह तुगलक अभी इसके आगे आएंगे, जो फिरोज़ शाह तुगलक था उन्होंने नहरों का क्या हुआ? जाल बनवाया। मतलब बहुत सारी नहरें, इन्होंने सिर्फ नहरों का खुदाई की थी। मतलब नहर जैसे बनवाई थी, 1-2 नहरें, 3-4 नहरें बनवाई थी, लेकिन जो नहरों का जाल जो बिछाया गया वो फिरोज़ शाह तुगलक के। तो 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला, नहरों की स्थापना किसने करवाई थी? मतलब नहरें किसने खुदवाई थी? तो प्रथम तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन फिरोज़ शाह तुगलक ने क्या किया? उन नहरों का जाल बिछा दिया। मतलब बहुत सारी नहरें एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो पहले ये बहुत शांत राजा थे। दूसरा, इन्होंने मतलब ज़मीनों को वापस चालू कर दी, मतलब ज़मीनों को वापस दे दिया, जो ज़मीनें वापस ली गई थी अमीरों को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कुएं का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। अब इनके समय में हुआ क्या? ये है भैया आपका इंडिया। ये ऐसे है ना भाई, ठीक है। ये इंडिया हुआ, ये यहाँ दिल्ली है, राजधानी है। राजधानी से इन्होंने अपने बेटे जौना खां को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। किसे भेजा? जौना खां आगे चल के उसका नाम क्या पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पड़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां को यहाँ भेजे। कहाँ भेजे? दक्षिण भारत। तो जौना खां गया यहाँ तेलंगाना। कहाँ गया? तेलंगाना। ये तेलंगाना जीत लिया। ये क्या किया? तेलंगाना जीता। तेलंगाना को उस समय क्या नाम था? सुल्तानगढ़। उस समय क्या नाम था? सुल्तानगढ़। तो जौना खां को इन्होंने दक्षिण भारत भेजा। तो जौना खां गया, उनका नाम क्या था? जौना खां का मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां ने क्या जीता? तेलंगाना जीता। क्या जीता? तेलंगाना का उस समय नाम क्या था? सुल्तानगढ़। उस समय नाम क्या था? सुल्तानगढ़। अब ये जीत के बहुत सारा धन पैसा वैसा लेके आया, ठीक है। तो इनको जब लेके आया तो भाई साहब बड़ी खुशी हुई गयासुद्दीन तुगलक को। भाई साहब बेटे ने हमारे इतना धन लाया है। तो इनका मनोबल बढ़ा। फिर इनको किसी ने, अब जैसे अगर एक चोर है, सपोज करो, एग्जाम्पल है, ओनली एग्जाम्पल, एक चोर है, अगर उसे अगर उसे कहीं मान लो धन मिला, वहाँ से लूट के आया एकदम सफलतापूर्वक, तो काफ़ी खुश होगा। अगर उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई साहब एक सेकेंड जगह है, दूसरी जगह वहाँ भी बहुत सारे धन है, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा, तुरंत जाएगा। तो ऐसा सेम कुछ इनके साथ भी हुआ। जब यहाँ से जौना खान ने धन लेके गया तो बहुत सारा प्रशंसा हुई उसके दरबार में। तो इनको बता दिया गया भाई साहब यहाँ बंगाल में क्या है? बंगाल में भी बहुत अधिक धन है। क्या है? बंगाल में भी बहुत अधिक धन है। तो
ये जौना खां की प्रशंसा सुने ही थे, तो इन्हें लगा गयासुद्दीन तुगलक को इस बार हम जाते हैं। इस बार कौन जाता है? इस बार हम जाते हैं। तो इन्होंने कहा भाई साहब कोई नहीं जाएगा, अपना जो फौज वोज लिए 2-4 जो था इनके पास, और लेके चल दिए बंगाल आयोजन, बंगाल की तरफ चल दिए, बंगाल जीतने चल दिए। तो बंगाल जब गए तो वहाँ देखे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब बंगाल में सब कंगाल है बंगाल में सब कंगाल है। तो यार इन्हों समझ में आ गया यार धोखा हो गया हमारे साथ। क्या हो गया? धोखा हो गया। अब इनको लगा कि भाई साहब अगर फिर से लौटेंगे राजधानी, फिर से राजधानी अगर लौटेंगे तो बहुत बेइज्जती होगा कि हमारे बेटे ने बताओ इतना धन लाया और हम कुछ नहीं ले आ पाए। तो यार इनको समझ में आया कि अब क्या करें। तो इन्होंने जलालुद्दीन, एक उसमें संत थे, एक संत थे कौन? निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, वो कि दिल्ली में थे। कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया, मुद्दीन औलिया कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाया का मतलब उस समय फ़ोन तो हो था नहीं, मतलब अपने घोड़े से या मतलब अपने थे ना घुड़सवार उनके पास थे, उन सबसे बोले भाई साहब संदेश भिजवाओ निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया के पास संदेश आया कि हुजूर ने ऐसा ऐसा कहा है कि भाई साहब जो ज़मीन है आपके पास उसका हिसाब होगा। हिसाब का मतलब वो ज़मीन किसको चाहिए? राजा को चाहिए, क्योंकि राजा यहाँ से हार के आए हैं, तो भाई साहब यहाँ से जाने आने में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो होनी चाहिए। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो था ये क्या था? ये धार्मिक पर्सन था। ये क्या था? धार्मिक पर्सन था, ये संत थे धार्मिक। तो इन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने कहा था कि भाई साहब अगर हम दिल्ली पहुँचते पहुँचते ज़मीन हमारे अंडर में होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली हुजूर अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। हाँ, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी हुजूर दूर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिल्ली दूर है तो दिल्ली हम पहुंच जाएंगे, और दिल्ली पहुंच जाएंगे तो बेटा हिसाब करके रहेंगे। तो इसने शराब दिया कि मतलब ऐसा माना जाता है कि इसने शराब दिया, भाई साहब धार्मिक पर्सन है, उसमें धर्म माने तो बहुत पावर होती है। इसमें शराब दिया कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे। और हुआ क्या संजोग से, इन्होंने एक शहर बसाया था। इन्होंने एक शहर बसाया था। कौन सा शहर है? तुगलकाबाद। एक शहर है तुगलकाबाद, यहाँ दिल्ली के पास है एक शहर है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद यहाँ क्या है? इन्होंने रोमन शैली से एक दुर्ग बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? 56 कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 कोट। तो इन्होंने दिल्ली के पास एक शहर बनवाया था। कौन सा? तुगलकाबाद। कौन सा शहर बनवाया था? तुगलकाबाद। तुगलक वंश से थे इसलिए तुगलकाबाद। तुगलक वंश से थे इसलिए तुगलकाबाद। तुगलकाबाद को कौन बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद को कौन बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने रोमन शैली में, कौन सी शैली में? रोमन शैली में एक दुर्ग बनाया था। उसका दुर्ग का नाम था 56 कोट। दुर्ग का नाम था 56 कोट। तो जब ये यहाँ से बंगाल से आ रहे थे तो तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है गड्डी ऐसे कुछ नाम कर देता। ऐसा जगह कौन सी थी यार? मोहम्मद तुगलक रोमन शैली 56 कोट, इसमें जगह नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं, इसमें जगह मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो वहाँ 8 किलोमीटर था, रह गया था तुगलकाबाद से। वहाँ इनके बेटे जौना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। एक लकड़ी का महल बनवाया था। राजा महाराजा थे भाई साहब, उनके हर ज़िले में रहने के लिए व्यवस्था थी। तो वहाँ एक लकड़ी का महल बनवाया था। तो देखिए कुछ लोग बताते हैं कि भाई साहब वो जो लकड़ी का महल था वो साजिश थी। वो किसकी साजिश थी? ये जौना खान की। भाई साहब जब तक हमारे पिताजी जाएंगे नहीं तब तक हम सिंहासन पे आएंगे नहीं, जब तक हमारे पिताजी जाएंगे नहीं तब तक हम सिंहासन पे आएंगे नहीं। जैसे होता है ना मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में, जब आप काबिल रहो और आपकी काबिलियत को कोई समझे ना तो आपको कितना कष्ट होता है। ये तो आप मुन्ना भैया से सीख लीजिए, मुन्ना भैया से सीख लें। मुन्ना भैया एक काबिल पर्सन थे, लेकिन कालीन भैया को लगता नहीं था कि भाई साहब मुन्ना काबिल हो गए हैं। तो मुन्ना भैया के मन में हमेशा एक मलाल रहता था कि यार गद्दी कब मिलेगी मिर्ज़ापुर की, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। तो सेम जौना खान के साथ भी हुआ। इन्हें भी गद्दी चाहिए थी। कहाँ की? दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली की गद्दी चाहिए थी। तो इन्होंने जो लकड़ी का महल बनवाया था इसमें कॉल किया, फ़ोन किया, हाँ पिताजी ऐसा करिए आप
टेंशन मत लीजिए, आराम से आइएगा, वो जो महल है हमारा लकड़ी वाला उसमें जाइए, आप रुकिए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, जब कह रहा है जौना तो रुक जाते हैं। वैसे भी पहुँच के निजामुद्दीन औलिया से हिसाब किताब करना ही है। अब जब उस महल में इन्होंने रुक गए, अब संजोग से महल ढह गया, पूरा महल क्या हुआ, ढह गया, और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में। 1320 में बेचारे सिंहासन पर बैठे, 1325 में मृत्यु हो गई। तो इन्होंने बहुत कुछ किया नहीं, एक शांत राजा थे। सरकारी ज़मीन जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे अडॉप्ट किया था उनको सबको बंटवा दिए, भाई साहब ले जाओ। नहरें का निर्माण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है गयासुद्दीन तुगलक से, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण तुगलक वंश के किस राजा ने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? नहरों का जाल बिछाया था, बहुत सारे नहरें बनवाई थी। और इन्होंने तुगलकाबाद जो कि दिल्ली के पास एक शहर स्थापित किया था, जो कि रोमन शैली में, वहाँ पे इन्होंने 56 कोट नामक एक दुर्ग बनाया था। और उसके बाद इनका मृत्यु हो गया 1325 में। बंगाल आयोजन के तहत जब ये गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, तो उनके साथ कांड हो गया। निजामुद्दीन औलिया ने इनको कहा दिल्ली अभी दूर है। और फिर उसके बाद अब 1325 में कौन राजा बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन राजा बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा बेटा। एक सुपर 30 में एक बात कही गई, सुपर 30 एक मूवी है, उसमें एक बात बहुत अच्छी कोट कहा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक साहब इतने काबिल हो गए थे कि वो गद्दी संभाल लिए। तो अब इनका चैप्टर क्लोज, गाजी मलिक का। अब अपन देखते हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये गाजी मलिक जी का चैप्टर समाप्त हो गया। ये शांत राजा थे, लेकिन अब इसके बाद जो राजा आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 1325 से लेकर 1351 तक सबसे ज़्यादा इन्होंने ही तुगलक वंश को आगे ले गया, तुगलक वंश को संभाला, बढ़ाया, पाला पोसा, जो भी किया। अब भैया ये तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक किसके बेटे थे? गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी हुए। ये क्या है? सबसे ज़्यादा शिक्षित। क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब पूरे जो इतिहास है हमारा, जो पूरा पीछे का इतिहास है मध्यकालीन वाला, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित राजा कौन हुआ? उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन हुआ? तो वो हुए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब बहुत पढ़े लिखे थे। इनको 22 या 26 लैंग्वेजों का ज्ञान था, 22 से 26 भाषाओं का ज्ञान था। इसने 22 से 26 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, 22 और 26 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन कहते हैं ना, जब ज़्यादा कोई ज्ञान ले लेता है तो उसका दिमाग भी सरफिरा हो जाता है। तो इनको, ये बहुत योग्य राजा थे शिक्षा के मामले में, लेकिन जो इनकी नीतियाँ थी उसके हिसाब से ये बहुत तड़ीपार राजा लगते थे। क्या लगते थे? बहुत तड़ीपार राजा लगते थे। जितने भी, इनको असफल राजा का भी दर्जा दिया गया है। इनको किसका राजा का? असफल राजा का दर्जा दिया गया है। इनको असफल राजा भी कहा गया है। और यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इतिहासकार बचायादू ऐसे कोई इतिहासकार हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हम याद आएगा बताएंगे। उन्होंने कहा कि फाइनली राजा को जनता से मुक्ति मिल गई और जनता को राजा से। इसका मतलब आप समझ रहे हो? हाँ, कब है? गिफ्ट पार्ट। हाँ, तो इतिहासकार ने कहा कि जो राजा हैं उनको जनता से मुक्ति मिल गई और जनता को राजा से। इनकी जो नीतियाँ थी इतनी जनता को परेशान करने वाली थी, जिससे लगता नहीं था कि भाई साहब इतने शिक्षित व्यक्ति हो कि इतना सब डिसीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। 22 या 26 लैंग्वेजों का इनको ज्ञान था, 22 या 26 लैंग्वेजों का ज्ञान था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? देखिए, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है।
इनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत था, थ्योरी वाली डिग्री, वही हमने बताया ना स्टार्टिंग में, क्वालिटी एजुकेशन क्वांटिटी एजुकेशन। तो इनके पास क्वांटिटी एजुकेशन थी, क्वांटिटी एजुकेशन मतलब 26 लैंग्वेजों का ज्ञान था, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए राजा की, जो राजा की क्वालिटी होनी चाहिए, जो अशोक अकबर ये सब हुए जो, वो वाली क्वालिटी भाई साहब अडॉप्ट नहीं कर पाए, इतना नॉलेज होने के बाद भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस बहुत डिपेंड करती है, बहुत मायने रखती है। तो शिक्षित थे। अब इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक, जब इनकी पिताजी की मृत्यु हुई 1325 में से, गद्दी संभाले। अब भाई साहब गद्दी संभाल लिए, कहाँ से इन्होंने तेलंगाना को जीता था, किसको, तेलंगाना को जीता था। देखिए कुछ लोग बताते हैं कि ये षड्यंत्र रच के अपने पिताजी को मारे थे, और कुछ लोग बताते हैं वो नेचुरल डेथ थी। अब जैसे एक राजा के जो जितने सारे गुण होते हैं, पहले इन्होंने क्या किया था, राजधानी बदला, फिर उसके बाद सिक्के चलवाए, फिर उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं लाईं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ तक किए कि जो सैनिकों के वेतन थे उसको एडवांस में दे दिए हैं, और अपने जिससे दुश्मनी थी उससे दोस्ती भी की। तो हर नीति में बेचारे ये असफल रहे, बेचारे ये असफल रहे, लास्ट में इनको असफल राजा का दर्जा दे दिया गया, लास्ट में इनको असफल राजा का दर्जा दे दिया गया। तो अपन शुरू करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले राजधानी दिल्ली से कहाँ, देवगिरी, जिसको नाम बदल के इन्होंने क्या रखा, दौलताबाद, क्या रखा, दौलताबाद। इन्होंने राजधानी देखिए ये फैक्ट बताया कि जो देवगिरी रखने का फैक्ट इतना है कि इनके समय में मंगोल के आक्रमण बहुत हुए, 27 या 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए, और अंतिम में इनको उस आक्रमण को इस हिसाब से दबाना पड़ा, करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे दे के दबाना पड़ा। जो आया उनका मंगोल का राजा आया, उसको बोले भाई साहब यार क्या कर रहे हो यार, जो तुमको चाहिए हम दे रहे हैं, ले लो पैसा वैसा ले लो यार, लड़ाई मत करो भाई साहब, शांति बनाओ यार, देखो यार हमारी भी इज्जत है, हमारे साम्राज्य में कुछ ऐसे ही तुम आओगे 4 लोगों को मार के और कंट्रोल लेके चले जाओगे भाई साहब, इसलिए यार बैक डोर से जो लेना है तुमको ले को चले जाओ पीछे से, लेकिन आगे से हमारी शान जैसा हमारे यहाँ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, पीछे से सब बेच दिया जा रहा है, सब पीछे से खाली, सब प्राइवेटाइजेशन, सब बेच दिया जा रहा है, और यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो सेम हाल यहाँ थी मोहम्मद बिन तुगलक में, इन्होंने पीछे से बैकडोर से दे दिया मंगोल को, भाई साहब लेके जाओ, आप युद्ध मत करो। हाँ, एक प्रकार से ये सही भी था लेकिन जो एक राजा का धर्म होता है वो क्या होता है, युद्ध करने का, वो क्या होता है, युद्ध करने का। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास गद्दी है, तो भाई साहब युद्ध करके आप करिए, बताइए आप घुस देके। तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया, उसको दौलताबाद रखा, क्या रखा, दौलताबाद, क्या रखा, दौलताबाद। तो इन्होंने, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब जो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो कि किसके बेटे, जौना खान इनका नाम था, जो कि किसके बेटे थे, गयासुद्दीन तुगलक की, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, देवगिरी बनाई, देवगिरी यानी दौलताबाद का नाम इन्होंने चेंज कर दिया। अब ये बेचारे सिक्का चलाए थे, कौन सा सिक्का चलाए थे, इन्होंने सिक्का भी चलवाया। देखिए फरिश्ता है, और उसके बाद बरनी। देखिए ये फरिश्ता और बरनी क्या है, फरिश्ता और बरनी दो इतिहासकार हैं, दो क्या हैं, इतिहासकार हैं। देखिए ये सब राजा महाराजा थे, तो भाई इनके सब के बारे में कौन लिखेगा, कोई ना कोई लिखेगा। तो ये जो फरिश्ता है बरनी साहब थे, ये सब क्या थे, इतिहासकार थे, ये सब इन सब राजाओं के बारे में लिखे थे, इन सब राजाओं के बारे भाई साहब इतिहास कहाँ से पता तो है, तो कोई शिला उला लेख है, जैसे अशोक वाले में भी लिए थे सब, उनसे जानकारी हुई, या कोई इतिहासकार अपने में लिखा, या कोई ट्रेवलर या कोई दार्शनिक गया वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों से इतिहास के बारे में जाना जाता है। तो जो फरिश्ता साहब थे, इन्होंने लिखा कि इन्होंने अपने जो शासनकाल में कांस के सिक्के चलवाए, कांस के सिक्के चलवाए। और जो ये बरनी साहब जो थे, जो कि बहुत ही फेमस क्या हैं, इतिहासकार हैं बरनी साहब,
इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने शासनकाल में कौन से तांबे के सिक्के चलवाए, कौन से सिक्के तांबे के सिक्के चलवाए, कौन से सिक्के तांबे के सिक्के चलवाए। देखिए फरिश्ता ने कहा कांस्य के सिक्के चलवाए, इन्होंने कहा तांबे के सिक्के चलवाए। ये सांकेतिक है। सांकेतिक होने का मतलब इन्होंने अपने जो भगवान थे या ईश्वर थे, अल्लाह थे, उनके जो सिक्कों पे उनकी ये जैसे हमारे यहाँ अंगूठा है ऐसे 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 बना रहता है ना सब सिक्कों पे, सेम उसी प्रकार इन्होंने सांकेतिक सिक्के चलवाए। मतलब सिक्के पे संकेत था भगवान का, ये सब था। ठीक है, अब ये किसके बराबर होते हैं? सब चांदी के टांका के बराबर थे, टांका के बराबर। अब देखो इनकी नीति, भाई साहब ने सही सोचा, चलो सही सिक्के चलवाते हैं, बढ़िया है, लेकिन इनकी नीति फ्लॉप कैसे होगी सिक्के वाली? पहला तो ये राजधानी वाले में फ्लॉप हो गए थे, राजधानी वाले में फ्लॉप हो गए थे। कैसे फ्लॉप हुए? जब ये दिल्ली से देवगिरी गए तो यहाँ देवगिरी में अकाल पड़ गया, देवगिरी में पूरा भारी अकाल पड़ गया, भारी अकाल पड़ गया। अब दोआब की जो जगह थी, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो जगह था, वहाँ सब भारी अकाल पड़ गया, पीने के पानी की कमी हो गई। और तभी इन्होंने लगा यार दिल्ली गलत जगह चुन ली है। फिर ये बोले कि चलो भाई दिल्ली, दौलताबाद से फिर दिल्ली चलो। तो ये कोई मतलब सरफिरा ही मतलब आप एक जगह से वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर पहले आज के ज़माने में तो हवाई जहाज़ था नहीं कि यहाँ से लैंड किए वहाँ गिरे और फिर वहाँ से फिर यहाँ चले आए। भाई साहब वहाँ से लाखों की सेना लेके दिल्ली जाना, फिर वहाँ से यहाँ आना, ये मजाक बात थोड़ी है, कितनी सदियाँ गुजर जाती थी इसमें। तो ये फ्लॉप हो गए राजनीति चेंज करने वाले में, सॉरी राजधानी चेंज करने वाले में। अब इन्होंने सिक्का चलाया, इतिहास का फरिश्ता बोलते हैं भाई साहब इन्होंने कांस्य के सिक्के चलाए थे, बर्नी साहब बोलते हैं इन्होंने तांबा के सिक्के चलाए थे। अब देखते हैं हुआ क्या कि इन्होंने सिक्के तो चलवाए, ठीक किए, लेकिन ये जो सिक्के थे, बताओ अब चांदी का जो सिक्का है उसके बराबर आप तांबे के सिक्के कर रहे हो, उसके बराबर आप कांस्य सिक्के कर रहे हो। अब देखो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिक्के चलवा रही है। मान लो एक सिक्का बनाने का 1 रुपये का सिक्का है, सॉरी 10 रुपये का सिक्का है, मान लो 10 रुपये का सिक्का है। अब एक सिक्के बनाने का जो कास्ट है वो मान लो 8 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 रुपये आ रहे हैं। 8 रुपये में एक सिक्का बन रहा है, उसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो 2 रुपये गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, सिक्का चला रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि भाई साहब 10 रुपये का सिक्का है, कितना है? 10 रुपये का चांदी का सिक्का था, उसका दाम 10 रुपया था। इन्होंने तांबा को वही तांबे वाले सिक्कों पे इसके 10 के बराबर कर दिया। अब चांदी का जब 10 रुपये का सिक्का बनता तो 8 रुपये कास्ट आती थी। अब चांदी का जब 10 रुपये का सिक्का बनता तो 8 रुपये का, मतलब जैसे अगर चांदी से वही सिक्का बनाया जाता तो उसकी कास्ट कितनी आती? 8 रुपये। 8 रुपये का चांदी आता, फिर उसे बनाया जाता, तो मेहनत लगा के जो उसकी एक्चुअल मूल्य थी वो 8 रुपये होती है, और गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए उसे 10 रुपये इसका मूल्य रखती थी। ठीक है, 10 रुपये मतलब वो जो सिक्का बना उसकी एक्चुअल लागत 8 रुपये है और प्रॉफिट लेके 10 रुपये उसकी वैल्यू कर दिए गए। अब वही सिक्का 10 रुपये का है, तांबा की कीमत कम है, वो लागत 5 रुपये में आने लगी। कितने में? 5 रुपये में। और मेहनत सब करके मान लो 6 रुपये में आने लगी। कितने? 6 रुपये में। तो यहाँ 4 रुपये मार्जिन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? 4 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो ये कंसेप्ट कौन समझ लिया? लोहार लोग। कौन समझ लिए? लोहार लोग। जब लोहार लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो क्या किए? फर्जी सिक्के बना लिए, वो क्या कि जाली सिक्के बना लिए। जाली सिक्के भाई साहब बनाते थे, तांबा लाते थे, वहाँ 6 रुपये का तांबा होता था और फर्स्ट क्लास 4 रुपये उन्हें प्रॉफिट मिल जाती थी। 10 रुपये के सिक्के, एक 10 रुपये का सिक्का बनाते थे। तो अभी रुपया चल रहा है, उस समय जो टकराल ऐसा कुछ चलता था, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस नीति में ये फ्लॉप हो गए क्योंकि इनके दरबार में बहुत सारे जाली सिक्के चल गए, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था डाउन होने लगी, बेचारे राजधानी में फेल हो गए, सिक्का वाले नीति में फेल हो गए। अब इन्होंने क्या किया? अब टैक्स वैक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने दीवाने कोसी बनाया था, दीवाने कोसी, जो कि कृषि विभाग से था। किससे विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, दीवाने कोसी पूछ देगा कौन से राजा ने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोसी कौन से राजा ने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सिक्के कौन से चलवाए थे? कांस्य किसने बताया था? फरिश्ता ने बताया था। और तांबा किसने बताया? बर्नी साहब ने बताया। राजधानी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद चेंज की थी। गद्दी पे कब बैठे थे? 1325 में। 1325 से लेकर 1351 तक इनका कार्यकाल रहा। अब देखिए दीवाने कोसी बनाए जब, ये क्या थे? कृषि विभाग से संबंधित थे।
इन्होंने कहा कि भाई साहब जो टैक्स होगा, जो ज़मीन की टैक्स होगी, दोआब, दोआब मतलब समझते हो? दोआब मतलब दो आब, मतलब दो से दो हो गया, आब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे जो उपजाऊ ज़मीनें होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है नदियों के जो किनारे होती है, क्योंकि वहाँ सिंचाई उचाई की व्यवस्था होती है। लेकिन हमने बताया कि भाई साहब अभी अकाल पड़ गया था, बहुत भारी अकाल पड़ गया था। तो जब अकाल पड़ गया है, अकाल जब पड़ गया है तो भाई साहब कृषि तो बारिश पे ही डिपेंड होगी, पानी पे ही डिपेंड होगी। जब अकाल पड़ गया तो कृषि घाटे में जाने लगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, दीवान कोसी के तहत इन्होंने कर को जो है टैक्स को 50% कर दिया, बढ़ा दिया। अब भाई साहब किसान खुद परेशान है, उस पर आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, तो ये नीति सफल होगी। इसके कारण के राज्य में विद्रोह हो गए। क्या हो गया? विद्रोह। और इतना भारी विद्रोह हुआ कि 3 साल बाद इसे वापस लेना पड़ा। जैसे हमारे किसान आंदोलन, हमारी गवर्नमेंट, अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो शायद ये आंदोलन वापस नहीं होता, मतलब जो बिल पास हुआ था वो वापस नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। इन्होंने दीवानी कोसी बनाई, कृषि विभाग से संबंधित है। दीवानी कोसी बनाई कृषि विभाग से, इन्होंने कर को बढ़ा दिया। कर को क्या बढ़िया, भूमि के कर को बढ़ा दिया कि भाई साहब आप 50% दोगे। अब भाई साहब किसान के पास अकाल पड़ा हुआ है, उसकी खेती हो नहीं रही है, अब वो 50% कहाँ से देगा? आपके पास सेना है, आपने बोल दिया जाओ बेटा लेके आओ। अब बेटा जाएंगे, उसे टार्चर करेंगे, बेचारा वो अपने खाने के लिए देगा, रखेगा कि आपको देगा, राजा साहब को? तो भाई साहब इसीलिए किसानों ने विद्रोह कर दिया और 3 साल बाद इन्हें वापस लेना पड़ा। तो एक प्रकार से ये यहाँ भी फेल हो गए, ये यहाँ भी फेल हो गए। अब देखो इनकी राजधानी की नीति फेल हो गई, इनकी सिक्का की नीति फेल हो गई, दीवाने कोसी की नीति फेल हो गई। अब बेचारे ये असफल राजा के तौर पे बोले यार हमारे पिताजी का ही शासन ठीक था, आराम से जाते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे। ये कहाँ फंस गए दुनियादारी में, ठीक है। अब इनके समय में मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए थे, मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए थे, 28 या 29 बार हुए थे। इन्होंने घूस लेके मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र कर ली दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी में फिर अकाल पड़ गया, फिर से वहाँ इन्होंने मंगोल को आक्रमण को शांत करने के लिए क्या किए, ये घूस दिए कि बेटा जाओ, जो मिल रहा है उसके लेके जाओ। और फिर उसके बाद वो आया नहीं। अब इनके दरबार में एक कौन आया था यार, यात्री आया था, जैसे हर राजा के दरबार में आते हैं। तो इतना समझ में आया, राजधानी ट्रांसफ़र की नीति फेल हो गई, सिक्का वाली नीति फेल हो गई, और दीवाने कोसी जो इनका विभाग था वो भी फेल हो गया। अब इनके दरबार में आया इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ये कहाँ का था? ये अफ्रीका का था, अफ्रीका का मोरेस्को, मोरेस्को एक जगह है वहाँ का था, मोरेस्को, अफ्रीका के मोरेस्को का एक जगह है, वहाँ का ये यात्री आया था इनके दरबार में। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो भाई साहब इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रेहला है, जिसका नाम रेहला। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रेहला है, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रेहला है। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? रेहला। ठीक है, किसने लिखा था? इब्न बतूता को। तो इब्न बतूता आया था भाई साहब, देखो ये भी शिक्षित थे, ये भी शिक्षित। तो इन्होंने पकड़ लिया यार ये तो बंदा क्वालिटी वाला था। इन्होंने इसको डाक विभाग में हेड बना दिया। किसमें? डाक विभाग में, कि भाई साहब आप सूचनाओं का ट्रांसफर करो तब तक बैठ के, और किताबें भी लिखते रहो अपना, ठीक है, डाक विभाग में। फिर इसमें इन्होंने आगे देखा यार तो और काबिल है, फिर उन्होंने काजी बनाया। इसको काजी, दिल्ली का इसको काजी बना दिया। काजी मतलब क्या होता है? जज। एक प्रकार से काजी मतलब क्या होता है? जज। इन्होंने जज बना दिया इब्न बतूता को। फिर देखा यार ये तो बंदा और भी काबिलियत है, फिर इन्होंने राजदूत बनाकर इसे चीन भेज दिया। राजदूत बनाकर इसे कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किसने भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और काजी, दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काजी कौन था दिल्ली का? इब्न बतूता। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला, ठीक है। तो पहले इसने इब्न बतूता को डाक विभाग दिया गया, फिर काजी विभाग दिया गया, फिर राजदूत बना के चाइना भेज दिया गया, बोलो बेटा जाओ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए इनके पिताजी को निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया,
इनके पिताजी ने निज़ामुद्दीन औलिया को हड़काया था कि भाई साहब आएंगे तो हिसाब होगा ज़मीनी का, और इसने कहा था कि जनाब अभी दिल्ली अभी दूर है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके क्या बन गए, संत बन गए, उनको अरे सॉरी इसके चेले बन गए, क्या बन गए, इसके चेले, इसके फॉलोअर बन गए। और इन्होंने मकबरा इसका बनवाया, किसका बनवाया, मकबरा। तो पूछ देगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। इन्होंने कई लोगों के बनवाए थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, और उसके बाद कौन से हो गए, शेख मुलमहीन ऐसे करके थे। और उसके बाद फिर एक मिनट देखते हैं भाई साहब कौन कौन से थे यार, इब्न बतूता, रहला, राज फिरोज शाह तुगलक में। तो यहाँ तक है मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर को ही है। एक चीज़ और इनको बताना भूल गए हम, उसको बता देते हैं। हाँ देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं के, मोहम्मद बिन तुगलक देखिए शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाए थे, और किसका बनवाए थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, और मुल्तान के शेख नुकरुद्दीन का, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, शेख नुकरुद्दीन का, और शेख, और किसका बनवाए थे भाई साहब, और शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का, और शेख दरगाह और मासूक शाह के मकबरे में। और इन्होंने अजमेर के शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, और बहराइच के सालार मसूक गाजी के मकबरे में गए थे। ठीक है, तो थोड़ा नाम भाई साहब ऊट पटांग है, तो आप समझ लीजिएगा। अब देखिए इनकी जो क्रूर नीतियाँ थी, इतना जब ये सब विफल उफल हो गए, तो इन्हें क्या बोला गया, पागल घोषित कर दिया। स्वप्नशील और रक्त पिपासु, ये सब इन्हें घोषित कर दिया कि पागल है, स्वप्नशील है, रक्त पिपासु है। तो ठीक है, तो तुगलक वंश, और जब ये सब देख लिए भाई साहब, ये सब डिप्रेशन में चले गए, और बेचारे 351 में मृत्यु को प्राप्त हुए। 351 में जब इन्होंने मृत्यु को प्राप्त हुए, तो एक बहुत ही खूबसूरत बदायूनी ने, कौन सा, बदायूनी ने, क्या नाम था, बदायूनी देखिए। और बदायूनी ने क्या कहा था इनको, बदायूनी ने कहा कि जब इनकी मृत्यु हुई 1351 में, कि आज राजा को जनता से मुक्ति मिल गई, और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा भाई साहब। बदायूनी, इनका नाम जानते रहिएगा। देखिए 3 इतिहासकार का जिक्र हुआ है, पहला फरिश्ता का, चौथा बर्नी का, और तीसरा कौन सा है, बदायूनी ने क्या कहा था कि जो महाराज हैं, जो स्वराज हैं, जो सम्राट हैं, उनको जनता से मुक्ति मिल गई, और जनता को सम्राट से मुक्ति मिल गई। जनता को सम्राट से, और सम्राट को जनता से। ठीक है, तो बदायूनी 1351 में उनकी मृत्यु के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया था। और इन्होंने जब सिक्का जारी किया था, तो एडवर्ड कौन थे भाई, एडवर्ड थॉमस, इन्होंने इन्हें क्या कहा था, प्रिंस ऑफ मनियर्स, क्या कहा था भाई, मनियर्स, मतलब प्रिंस ऑफ मनियर्स का मतलब क्या हो गया, प्रिंस मतलब राजा हो गया, मनियर्स मतलब धन। ठीक है, तो थॉमस एडवर्ड्स ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, प्रिंस ऑफ मनियर्स, मतलब राजाओं का मतलब राजकुमारों का ये
मनियर्स, मनी मतलब धन होता है ना, तो धनों का राजकुमार, क्या है, धनों का राजकुमार, ठीक है, धनों का राजकुमार, या एडवर्स थॉमस, एडवर्स थॉमस इन्हें कौन से, प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी थी। और उसके बाद बदायूनी ने क्या कहा था कि राजा को जनता से छुटकारा, जनता को राजा से, 1351 में। और निज़ामुद्दीन औलिया थे और शेख नुकरुद्दीन थे, इन सब के मकबरे में, मकबरा कौन बनवाया, निज़ामुद्दीन महमूद बिन तुगलक ने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ तक न समझ में आए मेरे भाई कमेंट करिए, लाइक कमेंट करिए, अपन बताएगा। और उसके बाद हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जहाँ कहीं भी छूटा उटा हो तो भाई पढ़ लेना, और उसके बाद अगर नहीं भी समझ आए आप कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, इसमें नाम थोड़ा ऊट पटांग वाले हैं, तो एक्चुअली मुस्लिम राजा थे, तो अपने यहाँ की जैसे राजेश, महेश, सुरेश, तो ऐसे नाम तो होंगे नहीं, तो थोड़ा नामों को लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करिए, सब पॉसिबल, एवरीथिंग बिकम पॉसिबल बाय प्रैक्टिस, ठीक है। और ठीक है, खुश रहिए, अच्छे रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए।